सबको अंदाजा हो गया कि लोगों का रुझान किस तरफ है। वेरी रॉयल, वेरी रिच। फुटबॉल हमेशा ही हमारे साथ है और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान से जो टैलेंट है इकट्ठा किया, जिसको हमने सिलेक्ट किया। किसी शोबे में कोई काम नहीं हो रहा, 500 रुपए देने को तैयार। बड़ा मुतमईन था, उन्होंने तमाम क्रिकेटिंग शॉट खेले। तालीम के साथ तरबियत बहुत अहम है। ज्यादा अच्छा जो होगा 18 ऑनवर्ड्स होगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड सुबह खैर। आपको भी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। और वर्दा की डेडिकेशन, कमिटमेंट। आज भी इनकी तबीयत कुछ आउट है, थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स भी खा रही हैं, लेकिन फिर भी जान पूरी है सुबह सुबह। वाओ होना चाहिए तलहा। चलिए, देखने वाले आपकी सेहत के लिए दुआ करेंगे, आप जल्दी सेहत याब हो। प्लीज, थैंक यू सो मच। लेकिन आज की अच्छी बात के साथ वैसे मैं एक बात उससे पहले कहना चाहूंगी तलहा, आई स्वेयर कल मैंने रात में आपको कॉल नहीं की थी ना, मैंने कोई मैसेज किया था आपको। लोग क्या सोच रहे होंगे वर्दा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मैचिंग कैसे हो जाती है? ये तो दिल से दिल को राहत थी, मैं यही बोलूंगा, यकीनन हो जाती है। जुमा मुबारक भी कहेंगे अपने व्यूअर्स को, आज जुमे का मुबारक दिन है। और यकीनन मैच भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का चल रहा है, बहुत सारे लोग वो भी देखना चाह रहे होंगे, उसकी अपडेट भी देंगे आपको। लेकिन कोट ऑफ द डे आप कुछ लाएंगे वर्दा? जी, मैं एक अच्छी बात लेके आई हूँ जुम्मे की मुनासबत से, जो कि सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की। उन्हीं हालात की बेसिस पे मैं चंद अशार है जो मैं कहना चाहूँगी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत भी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज के शो का आगाज इसी नसीहत के साथ करेंगे, क्योंकि कराची में इस वक्त डेंगू डेंजरस हो गया है। लेकिन मजाल है कि हुकूमत कहीं हालात बदलने की कोशिश करती हुई नजर आई हो। गुज़िश्ता रोज वायरस मजीद 3 जाने ले गया है, लेकिन मजाल है जो शहरियों की जान बचाने के लिए कोई संजीदगी का मुजाहिरा करे, कोई कोशिश करे। हम अपने तमाम शोज में बोल बोल के थक गए हैं कि बराए मेहरबानी स्प्रे मुहिम की जाए, कुछ इस पे काम किया जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। तो अब अगर आपको हालात बदलने हैं तो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बकौल मौलाना जफर अली खान के कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आसान अल्फाज में इसको कहें तो भाई, अपनी मदद आप खुद कीजिए, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। हुकूमत से आप तवक्कुआत ना रखें। वैसे तो 2 ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं कराची की 2 सीटों पर, मुल्क भर में 12 हो रहे हैं, कुरंगी एंड शाह फैसल। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी ये बात सुनने के बाद लोग सोचें कि हम किसको वोट देते हैं, क्या फ़ायदा होता है इस वोट का, क्या हासिल होता है इस वोट से। आखिर में गटर भी खुद खुलवाने हैं, पानी का बंदोबस्त भी टैंकर के जरिए खुद करना है, बिजली नहीं होगी तब भी कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। जो भी कंप्लेंट्स होगी दफ्तर में जाओ, सरकारी लाइनों में लगो। ये अवामी नुमाइंदे जो आपसे वोट लेने आते हैं, बाद में जब ज़रूरत होती है कभी नजर नहीं आते। तो यकीनन सोचना चाहिए इन इलेक्शन के दौर में कि आप किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, क्योंकि बाद में जो गटर खुले हुए हैं उनके मुंह भी आप नहीं बंद करने। इसी के साथ ही आज की टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। पीटीआई कौमी असेंबली वापस जाना भी नहीं चाह रही, लेकिन अपनी सीटें गंवाना भी नहीं चाह रही। इसीलिए अपनी खोई हुई सीटें बचाने के लिए भरपूर मुहिम जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के दंगल में 1 दिन बाकी, कप्तान आ रहे हैं कराची। पाकिस्तानी गली के बच्चों की दुनिया में धूम। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। खिलाड़ी सब्ज हलाली परचम सर बुलंद के लिए पुरअज़म। नारिश रऊफ की T20 मैचेस की 50 कीवी बल्लेबाजों के बल्लों के परखचे उड़ा दिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस से न्यूजीलैंड को 163 रन्स पर महदूद कर दिया। फैंस कौमी बॉलर्स के नाम की माला जप रहे हैं। और न मौला जट न नूरी नत, सबके लबों पर बस माखन। दी लेजेंड ऑफ मौला जट के नए किरदार ने दिल जीत लिए। सोशल मीडिया पर गौहर रशीद के चर्चे हैं। कौन सा नत वर्दा? माखा नत। माखा नत, हाँ, मुश्किल नाम रखिए ना। पंजाबी नाम है तो मुझे लगा बिल्कुल टिपिकल पंजाबी में। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई तलहा, हम कब से इस शो पे बात कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर को द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हो रही है। माखनत को तो हमने नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ नूरी नत और मौला, और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है तलहा, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, मौले नु मौला ना मारे, बहुत मौला नहीं मरदा। मौला नहीं मरदा। लेकिन ये माखनत कहाँ से आ गए?
ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि सोशल मीडिया पे अगर हम टॉप ट्रेंड्स की बात करें, टॉप ट्रेंड्स की तरफ भी बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पे पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच तो टॉप ट्रेंड पे है ही, क्योंकि सही अफ्रीकी सीरीज की फाइनल में न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग जारी है और टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफिन ट्वीट्स कर चुके हैं। तलहा यकीनन और पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, बल्ला तोड़ दिया है। हाँ, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे कहा भाई बल्ला तोड़ दिया है, बड़ा काम किया हारिस ने। तो अब मैंने कहा कि यकीनन बड़ा काम तो किया है, लेकिन बल्ला पीटीआई का निशान है, इसकी तोड़ने की बातें ना करो। आजकल बल्ला टॉप पे है, पर वो मान ही नहीं रहे मेरी बात, करे नहीं बल्ला तोड़ मुहिम चलाएंगे। नहीं, लेकिन फिलिप्स का बल्ला पता नहीं किस जोश में खेल रहे थे। आप ये देखें कि बैट टूटा कैसे, चले हम बैट कह देते हैं, पुराना बैट होगा यार, काफी वक्त से खेल रहा था, उस पे क्रैक पहले से आए हुए थे, और नीचे मारते रहते हैं, नीचे लगने से टूट जाते हैं। तो ये बॉल की स्पीड और ये जोश चेक कीजिए। मुझे लगता है 200 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली बॉल ने ये बल्ले के परखचे उड़ा दिए, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। हाउ स्वीट ऑफ यू तला। और इसके बाद आपने प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश पूरी कर दी, और उसके बाद जब हम चलते हैं बैट से आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि माखा नथ जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कैरेक्टर, जिसमें गौहर रशीद ने उसको कैरेक्टर को प्ले किया है, उनके चर्चे हैं हर जगह, और ट्विटर पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है गौहर रशीद ने। सपोर्टिंग रोल होगा, आई एम श्योर। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दिस आई डोंट नो। जब हम फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। अब खुद देखेंगे, हमें कहाँ टाइम मिलता है वर्दा, इतने हम गरीब लोग हैं, दिन में इतना काम मेहनत मुशक्कत करते हैं, कहाँ जाके फिल्म देख पाएंगे सिनेमा में। नहीं, लेकिन एंटरटेनमेट के लिए थोड़ा लाइफ में टाइम निकालना चाहिए तलहा, वरना आपकी लाइफ बहुत हर बोरिंग किसी हो को जाती नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में वर्दा। बहुत सारे लोग धक्के खाते हैं अपने प्यार के लिए, Oh my God. इसलिए यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन अब डायलॉग चेंज होना चाहिए। माखे नथ नु माखा ना मारे थे, माखा नहीं मरता, माखा नहीं मरता। ये जबरदस्त डायलॉग है। आज से यही डायलॉग सुपर हिट हो जाएगा, और तलहा से जब भी चाहेंगे आज के पूरे शो में कि तलहा ये वाला डायलॉग आप कहें, तब यही डायलॉग कहेंगे। लेकिन यकीनन गौहर इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ बड़ा टैलेंटेड इंसान है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी होती है, और बहुत सीरियसली लेते हैं अपनी एक्टिंग को, जस्ट लाइक फवाद, जस्ट लाइक हमजा अली अब्बासी। तो जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो पैशन उनका नजर आ रहा है, जो अप्रिसिएशन ऑफ ऑडियंस नजर आ रही है ऑन सोशल मीडिया, इट्स अमेजिंग। यकीनन मैं देखना चाहूंगा, वर्दा भी देखना चाहेंगी, लेकिन वो हम लोग को जो ना पाकिस्तानियों वाली थोड़ी सी आदत है ना, पाकिस्तानी फिल्म देखने के लिए पैसे खर्च करने का दिल नहीं चाहता। ये डाउटफुल है कि अगर अच्छी फीडबैक बुरी आदत है, मैं चेंज करूंगा, आई नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की, वो लोग तो नहीं कहते कि यार टिकट पे 200 रुपए बढ़ा दो। हाँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवीज होती हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तान में बनी है, बड़ी मूवी है, हाई क्रिएट हो गई, तो उनका 200 रुपए टिकट पे बढ़ा दो। यार ये नाजायज है। बट आई मस्ट से जैसे कि सब आपकी आवाज़ की तारीफ करते हैं कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और एक बेस है आपकी आवाज़ में, एक अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है आपको। इस तरीके से गौहर रशीद की आवाज़ में भी बहुत बेस है, उनकी आवाज़ में जो जान है, जो उनके मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर, हर रोल में जान डाल देती है। एंड गौहर रशीद, नो डाउट, ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। और ऑफ कोर्स नाउ अब मुझे जो है वो एक क्यूरियोसिटी हो रही है मूवी देखने के लिए कि मैं मूवी देखनी है जाके। मूवी देखने से पहले आज शाह फैसल जा रही है कराची में। शाह फैसल मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा तलहा, और मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि आज खिलाड़ी जो है सारे रेडी हैं कप्तान के, और कप्तान की आमद है आज कराची में शाह फैसल पे। शब कप्तान की आमद है, और वहाँ पे तैयारियां जारी हैं, जलसा भी होगा। शाह फैसल की सीट है नेशनल असेंबली की, जिसका ज़िमनी इंतखाब है। कुरंगी की भी सीट है कराची में, जिसका ज़िमनी इंतखाब है। एंड ऑफ द मंथ बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल कैंपेन्स उरूज पर होंगी। सलमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। सलमान, बताइए क्या तैयारियां हैं शाह फैसल में, किस तरह की सिक्योरिटी है, कब तक खान साहब पहुंचेंगे? जी बहुत शुक्रिया तला। देखें, आज जो है वो पीटीआई की जानिब से जलसा किया जा रहा है शाह फैसल कॉलोनी पंजाब ग्राउंड में। इस वक्त हम मौजूद हैं, और तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे कैमरामैन सलमान आपको दिखा सकते हैं कि स्टेज जो है वो पूरा बना दिया गया है, और पार्टी परचमों की बाहर भी दिखाई दे रही है। 45,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियाँ लगाई गई हैं यहाँ पे, क्योंकि हल्का NA 239 और 237 के जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और उसकी मुहिम जो है वो आज रात 12 बजे बंद कर दी जाएगी। इसी हवाले से और इसी सिलसिले से जो है वो ये इस जलसे को मुनक्किद किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो इस जलसे में शिरकत करेंगे, और जो यहाँ पर आवाम है इस हल्के की, उनसे जो है वो खिताब करेंगे। वैसे तो बहुत मसरूफ़ तरीन उनका स्केड्यूल है आज का कराची का, लेकिन यहाँ पर जो है वो जलसा 5 बजे के बाद उसका आगाज़ किया जाएगा। सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों को जो है वो रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए कंटेनर लगा के,
वॉक थ्रू गेट लगाई जाएंगे और प्रॉपर चेकिंग के बाद जो है वो जो शहरी हैं और साथ साथ जो कारकुनान हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब हैं जो कि NA 245 जो कि आमिर लियाकत साहब की मरहूम आमिर लियाकत की सीट थी उस पर ये विन किया था इन्होंने, लेकिन अभी तक हल्फ नहीं तो महमूद मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम महमूद मौलवी साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि क्या वजह है अब तक आपने हल्फ क्यों नहीं उठाया अपनी सीट जीतने के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इंशाल्लाह हल्फ जो है इंशाल्लाह जल्दी उठा लेंगे। थोड़े से कुछ मामलात हैं जो चल रहे हैं मगर इंशाल्लाह हल्फ उठाएंगे। मौलवी साहब ये बताइए क्या तवक्को आते हैं इलेक्शन से? खान साहब आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये 2 सीटें PTI जीतेगी, कुरंगी की भी और शाह फैसल की भी? देखिए खान साहब भी आ रहे हैं और ये तो मेरे ख्याल से साफ वाज़े नजर आ रहा है कि ये दोनों सीटें खान साहब निकाल लेंगे। उसकी वजह आप देखें ना, जब मुझ जैसा छोटा जिसको बोलते सिपाही ने इसी कराची में महीना 1.5 महीने पहले जो सीट निकाली जिस मार्जिन से, तो इससे आप सबको अंदाजा हो गया कि लोगों का रुझान किस तरफ है। लेकिन मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब, कराची बहुत बड़ा शहर है, वाहिद मेट्रोपोलिस है। लोग कहते हैं 2 करोड़, मैं कहता हूँ 3 करोड़ की आबादी है इस शहर में और इसके डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम सियासतदानों से कि जब भी वो कराची का जिक्र करें तो उसको बाकी पाकिस्तान जैसा ना समझे। यहाँ की सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटी, तरीक़ेकार बिल्कुल सियासत का अलग है। और शाह फैसल एक ऐसा इलाका है जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत बाशऊर है। मेरे ख्याल से आपको लगता है कि वहां पर भी वैसे ही आप क्लीन स्वीप कर पाएंगे? क्योंकि यकीनन चैलेंजेस हैं, कराची में काम नहीं हुआ है सर, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हल कुछ भी नहीं हुआ है। PTI से बड़ी उम्मीदें थी, मैंने भी PTI को वोट दिया था, कोई मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ सर। नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है महमूद साहब, फरमाइए। जी अब आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपसे कुछ चीजों पे एग्री करता हूं कि हाँ कराची में उस लेवल का काम नहीं हुआ जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। उसकी वजूहत 2-3 थी। एक वजूहत तो देखिए 18वीं तरमीम, ठीक है ना, जो कि मेन इशू था। और कुछ मैं कहूँगा कि मैं खुद कुछ जगहों पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ हमारे अपने लोगों से, आई बी वेरी फ्रैंक। उसकी वजह यह है कि हमें जो डिलीवरी करना था उस किस्म की डिलीवरी हम दे नहीं सके। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर हालात को देखते हुए और ओवरऑल देखते हुए मेरे हिसाब से ये सीट दोनों हम निकालते हैं। सही मौलवी साहब, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि 12 सीट पे खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप लोग असेंबली में जाना नहीं, 8 सीट पे इलेक्शंस लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फिर आखिर में जब इलेक्शन वो जीत भी जाते हैं सपोज इंशाल्लाह, तो उसके बाद उन्होंने 1 सीट रखनी है, बाकी की 7 सीटों पर दोबारा से इलेक्शन होंगे कुछ अरसे बाद, तो फिर ये तो हुकूमत का दोबारा पैसा बर्बाद होगा, फिर दोबारा से एक मुहिम चलाई जाएगी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है? किसी एक सीट पे क्यों नहीं? हमारा ही पैसा जाया जाएगा। तो आखिर स्ट्रैटेजी क्या है? फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? देखिए खान साहब की स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से कल के उन्होंने अपने जलसे में बड़ी वाज़ेह कर दी थी कि वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो है लोगों को एक एज ए रेफरेंडम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि देखें जी लोग उनके साथ हैं, और इसी वजह से वो 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर ये 8 के 8 सीट जीत जाते हैं तो वो फिर एक बड़ा क्लियर वाज़ेह चीज हो जाता है कि आप देखें ना कि लोग स्टिल आर विथ हिम। मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब, देखिए मैं एक सवाल आपसे बड़ा जरूरी करना चाहता हूँ। महमूद मौलवी साहब के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और ये जानता हूँ कि जो वो काम करते हैं दिल से करते हैं और टू द बेस्ट लेवल करते हैं। जो काम अली जैदी ना कर पाए कराची के लिए, जो काम इमरान इस्माइल ना कर पाए कराची के लिए, क्या महमूद मौलवी कर पाएंगे? देखिए अगर मैं ये कहूँगा महमूद मौलवी पूरी कोशिश में है, कर पाएंगे और अल्लाह की जात से उम्मीद है। उसकी वजह देखें, अगर हम काम ही नहीं कर पाए तो फिर हमें फायदा ही क्या। मैं बहुत सी चीज़ों से थोड़ा अपने जगह भी इख्तलाफात करता हूँ, अपनी पार्टी में भी मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जगहों पे होते हैं। माशाल्लाह। उसकी वजह देखें, अगर हम कराची को कुछ नहीं दे सके तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हब है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरे तो काफी इश्यूज सिंध पे भी है,
कि हमें सिंध को भी ओवरऑल देखना चाहिए। अभी सैलाब आए हैं, खान साहब ने 1 बिलियन का ऐलान किया, जिसपे मैंने और तमाम लोगों ने कहा कि जी ये 1 अरब कम है, यहाँ पे सिंध में 2 से 3 अरब रुपए होने चाहिए सैलाब ज़दगान के लिए। उसकी वजह देखें, अगर हमने 11-12 करोड़ रुपए खान साहब ने जमा किए तो सिंध में इंशाल्लाह 2-3 अरब रुपए होंगे ताकि लोगों को डेवलपमेंट मिले। सही। कराची इज अनफॉर्चुनेटली बीइंग डिप्राइव्ड बाय, I would say, most of the parties. I will use the word most of the parties. ठीक है ना, उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी जब इख्तिदार में थी उन्होंने निगलेक्ट किया, PMLN इख्तिदार में आई उन्होंने निगलेक्ट किया। महमूद मौलवी साहब, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप सच बोलते हैं, हकीकत पसंद सोच रखते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कराची का नसीब बदलिएगा, कराची वालों ने आपको वोट दिया है, मैंडेट दिया है, आपके पास हक है। पार्टी की राय से जरूर इख्तलाफ कीजिएगा, लेकिन अवाम को उनका हक दिलवाइएगा। महमूद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। काश बस ये हो जाएगा, कराची का नसीब बदल जाए। आमीन, हम सबकी ख्वाहिश है, सबकी दुआ है। लेकिन तला कराची को अफसोस किस तरह, जैसे कि अभी मौलवी साहब ने भी कहा कि जितनी ही पार्टीज आई, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, MK, वो सब में लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है। सीटें जीत जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम कुछ नहीं करते। खैर, गाड़ियों का जिक्र करते हैं, नई नई गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मैंने आपके लिए एक बड़ी अच्छी BMW का रिव्यू तैयार किया है। 7 सीरीज है, 2012 का मॉडल है, लेकिन स्टिल इट इज अमेजिंग। देखिए, पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर इस वक्त शदीद क्राइसिस से दो चार है। इंपोर्ट बैन लगने के बाद जो CKD किट्स होती हैं, जिनको पाकिस्तान में असेंबल करके एक लोकल गाड़ी कहा जाता है, जो होती 60-70% इंपोर्टेड है, हार्डली 10-20% लोकल होती है, उसके लिए जो किट्स चाहिए होती हैं वो इस वक्त शॉर्ट हो गई हैं। अगर आप जानते हो तो होंडा, सुजुकी, टोयोटा जैसे बड़े बड़े नाम को अपने प्लांट्स बंद करने पड़े, अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो यूज्ड गाड़ियों की मार्केट थी उनमें प्राइस इंक्रीज देखा जा रहा है। आज मैं सब मौजूद हूँ वर्ल्ड ऑटोमोबाइल्स पार्क टावर्स क्लिफ्टन कराची पे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ खास गाड़ियां जो मैंने उस तरफ आपके लिए रखी हुई हैं, आइए मेरे साथ। राइट, तो जी मैं आपके लिए लाया हूं बड़ी एक्सक्लूसिव कार्स की कलेक्शन। वी हैव गॉट BMWs, वी हैव गॉट Audis। लेट्स स्टार्ट विद द BMWs। BMW जर्मनी का बहुत बड़ा ब्रांड है और वर्ल्ड ऑटोमोबाइल से माशाल्लाह से हमें बड़ी उनके पास कलेक्शन है। एक और खास गाड़ी, क्योंकि मैं समझता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। जितने पुराने मॉडल्स होते हैं मर्क के, BMWs के, वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। वजह यह है कि उनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। जैसे कि ये 7 सीरीज BMW 2012 मॉडल है, 60,000 के करीब चली हुई है। इस गाड़ी की इंजन पावर 3000 सीसी है, 315 इसमें हॉर्स पावर है और ये लग्जरी रीडिफाइंड है। When you talk about BMW 7 सीरीज और Mercedes S क्लास, तो आपको रियलाइज हो जाता है कि इससे ज्यादा ऑप्शन, स्पेक्स और क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इंजन खोल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन को, इंजन में आपको हाइड्रोलिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बैटरी कवर है, वेल प्लेस्ड इंजन है, रूम को पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। 315 हॉर्स पावर है इस गाड़ी में, तो अंदाजा कीजिए क्या शूट होगा। और यकीनन जब इतनी पावर इंजन में होती है तो ब्रेक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। चारों व्हील्स में इसमें ABS है, दैट गिव्स इट द पावर टू स्टॉप द व्हीकल इमीडिएटली, कीपिंग योर पैसेंजर्स सेफ। 2012 का मॉडल होने के बावजूद इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स मौजूद हैं, 6 एयर बैग्स हैं। BMW की एक बड़ी खास बात मुझे लगती है, उसे कहते हैं हम सक्शन डोर्स। हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, दरवाजा सही तरह बंद नहीं कर पाते, दरवाजा खुला रह जाता है, फिर बोलना पड़ता है दरवाजा बंद करो। इस गाड़ी में ऐसा नहीं होगा। वजह क्या है, अगर आप करीब आके देख सके, अगर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया खुद ही बंद हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड सक्शन डोर्स, जो आपको BMW की लग्जरी लाइन में मिलता है, अगेन इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। व्हील्स की बात करें तो इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर्स लगे हुए हैं, साथ साथ 18 इंच के एलॉयज हैं। अगेन BMW के एलॉयज की अपनी ही डिजाइन होती है, अपना ही एक पैटर्न होता है जो दुनिया भर में ट्रेडमार्क और उनके पेटेंट साइट्स के साथ चलता है, which is again very attractive, very beautiful, और of course who doesn't like BMWs? BMW की जब भी बात होती है तो ये 2 डब्बे और उसके साथ ये लोगो यकीनन सब कुछ बोलता है कि मैं हूं BMW। वैसे लोग जब अपनी बीवी को प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए तो BMW भी देते हैं, क्योंकि of course BMW also stands for Be My Wife।
BMW की अगर टेल की बात करें तो मैं समझता हूं इससे अच्छी टेल लाइट्स मुझे और किसी सेडान की नहीं लगती हैं। वेरी एलिगेंट, वेरी रॉयल, वेरी रिच, गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा लग्जरी, रीडिफाइंड लाइफस्टाइल। और सोचिए कि इतना पुराना मॉडल होने के बावजूद इसमें है ऑटो बूट, विच इज अमेजिंग। आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में ऑप्शन आता है, BMW ने ऑप्शन 2012 में ही दे दिया था। इससे मालूम पड़ता है कि दुनिया कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है और हमारे लोकल ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर्स कितनी देर के बाद वो फंक्शन पाकिस्तान में देते हैं जो दुनिया में ऑलरेडी ऑफर किया जा रहा होता है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी सीट्स के ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप 2 सेटिंग्स हैं आपके पास। अपनी सीट्स की जो सेटिंग होती है वो मेमोराइज कर लेती है गाड़ी, ताकि अगर वो लंबा आदमी बैठे तो 1 दबा दे उसकी सेटिंग्स आ जाएं, कोई छोटा आदमी बैठे वो 2 दबा दे उसकी सेटिंग्स आ जाएं। आपके पास यहाँ पे अपने विंडोज कंट्रोल करने का पैनल है, बहुत खूबसूरत यहाँ पे वुड यूज किया गया है, डार्क ब्लैकिश एंड डार्क ब्राउन मैं इसको कहूँगा, बहुत खूबसूरत है। अगर बात करें हम सीट की तो आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ए 6-वे सीट। ये वाला फंक्शन अगर आप देखें जो निकल रहा है इस वक्त सीट के आगे का ऊपर का हिस्सा, ये आपको पाकिस्तानी किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको लग्जरी एस क्लास मर्सिडीज या BMW 7 सीरीज में मिलेगा। 2012 का मॉडल है बट स्टिल आपके पास 4-वे लंबर सपोर्ट है और 6-वे एडजस्टेबल सीट्स हैं कि आप जिस तरह इसको एडजस्ट करना चाहें हर किस्म के पैसेंजर के लिए, हैवी वेट, लाइट वेट, टॉल, शॉर्ट, तमाम तर लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। वाओ, गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको फौरन से एक लग्जरी का एहसास हो जाता है कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और इंजन स्टार्ट करते हैं फिर मालूम पड़ता है गाड़ी के अंदर हैं कितने फंक्शंस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द व्हीकल नाउ। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो मेरे पास एक मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, तो यकीनन बहुत एलिगेंट, बहुत खूबसूरत अलमारी की तरह खुलने वाला डैशबोर्ड इसका। डैशबोर्ड के अंदर भी अगर मैं देखूं तो ट्रंक खोलने का बटन मौजूद है, चार्जर्स मौजूद हैं, विच इज अगेन ग्रेट। डुअल इसका AC है, आपके पास यहाँ पे ग्लास होल्डर्स हैं, आपके पास यहाँ पे लाइटर है, अपना सामान रखने के लिए कंपार्टमेंट है। और अगेन गाड़ी के अंदर आप मुख्तलिफ मोड्स भी यूज कर सकते हैं। 2012 का मॉडल है, दैट डजंट मीन कि इसमें आज के दौर के फीचर्स ना हो, इसमें आज के दौर के भी तमाम तर फीचर्स मौजूद हैं। यू गॉट क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स मोड भी है, इको मोड भी है, स्पोर्ट्स प्लस ऑफ रोड मोड भी है। ये आपको बहुत कम गाड़ियों में मिलेगा। BMW की बात हो रही है तो आपके पास एक प्यारा सा सनरूफ भी है, क्योंकि यकीनन लग्जरी लाइन की गाड़ी हो और उसमें सनरूफ ना हो ये हो नहीं सकता। आज के दौर में ये सनरूफ पैनोरामिक रूफ में तब्दील हो चुका है, बट स्टिल सनरूफ इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे बच्चों को बड़ा शौक होता है शीशे के बाहर निकल के सफर करने का। अगर आपके बच्चों को भी है तो वो बहुत इंजॉय करेंगे। राइट, जब हम BMW 7 सीरीज में पीछे बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि लग्जरी किस चीज को कहते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास पीछे बैठते ही बहुत सारे वेंट्स हैं। 4 वेंट्स आई कैन सी, सामने भी 2 वेंट्स हैं, पिलर्स के अंदर भी वेंट्स हैं। इन पिलर्स में भी आप देख सकते हैं AC के वेंट्स हैं, यानी आपको पीछे गर्मी नहीं होगी। होता यह है कि पीछे वेंट्स नहीं होते हैं, पीछे बैठने वाले परेशान हो जाते हैं, पर क्योंकि ये 7 सीरीज है तो इसमें पूरे ऑप्शंस मौजूद होंगे। अब इस आर्म रेस्ट को ही देखिए। आर्म रेस्ट जो होती हैं उसमें सिर्फ होते हैं ग्लास होल्डर्स, जैसे कि आपको यहाँ 2 ग्लास होल्डर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर है एक स्पेशल कंपार्टमेंट भी जहां आप अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें यहाँ पे रख सकते हैं, which makes it very comfortable। आपको कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप फ़ौरन से हाथ बढ़ाकर उस तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, क्या होता है कि अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो नो स्मोकिंग हो गई हैं, तो उसमें एस्ट्रेज नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि 2012 की है तो अगर आप स्मोकर हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपको आगे पीछे एस्ट्रेज मिल रहे हैं, विच इज़ अगेन ग्रेट। आपके पास यहाँ पर लाइट भी है, लेकिन उससे बढ़कर एक फंक्शन है इस गाड़ी में जो पीछे वाली सीट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है आजकल काले शीशों में बड़े चालान हो जाते हैं और चालान का रेट भी बहुत बढ़ गया है, बड़े महंगे हो गए हैं चालान। इस गाड़ी में अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस अ बटन और आपके टिंट्स ऊपर आ जाएंगे, और बहुत खूबसूरती से सेंटर विंडो भी और जिसका साइड ग्लास है उसको भी बहुत खूबसूरती से कवर कर रहा है, व्हिच इज अमेजिंग। वाओ, व्हाट अ व्हीकल। This car is right now available at World Automobiles Park Towers, Clifton, और यकीनन इस गाड़ी का अगर आप नया मॉडल लेने जाएंगे तो वो 6-7 करोड़ रुपए करीब होगा। ये 2012 का मॉडल है, 60,000 के करीब चला हुआ है, तो आपको 1.5-2 करोड़ के दरमियान मिल जाएगा। लेकिन देन अगेन आजकल मार्केट में डॉलर की वजह से और इम्पोर्ट ड्यूटीज की वजह से
कीमतें आसमान पे चली गई हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि जिस कीमत में ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है, इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव। आप भी रब्ता कर सकते हैं इफ़ यू फील इंटरेस्टेड। उम्मीद करता हूँ आज का आपको हमारा गाड़ियों का रिव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक आई विल शो यू BMW i8 कूपे। इस हफ्ते BMW 7 सीरीज। चलते हैं वापस स्टूडियो की जानिब। वाओ, ऑफ कोर्स आपको बहुत पसंद आया होगा एंड दिस इज कॉल्ड एन एक्चुअल लग्जरी। और हम वेट करेंगे कि अगले हफ्ते दोबारा से तला हम एक और BMW का रिव्यू करवाएंगे, लेकिन खैर इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और ब्रेक में एक ही फीवर चढ़ा हुआ है तला। हम जाके बार बार क्या देख रहे हैं कि कहां तक स्कोर पहुंचे। क्रिकेट को हम देख रहे हैं। यकीनन पाकिस्तानी बैटिंग इस वक्त जारी है। 74 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। रिजवान भी पवेलियन की रात देख चुके हैं। बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो T20 खेल तो रहे हैं, लेकिन उनका स्टाइल टेस्ट मैच वाला है। यकीनन सोचने की बात है। लेकिन रिजवान ने साथ साथ भारतीय खिलाड़ी का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, विच इज़ अगेन गुड न्यूज़। वी होप वी प्रे, दुआ है हमारी कि वो जीते। लेकिन अब खेल खिलाड़ी की बात हो रही है। मैं क्रिकेट से ज़्यादा बर्दा फुटबॉल को पसंद करता हूँ। बहुत सिंपल सी इसकी वजह है कि हर 3, 4, 5, 6 बॉलों के बाद आपको 2 मिनट की एड्स नहीं देखनी पड़ती हैं। क्योंकि क्रिकेट जब आप देखने बैठते हैं, हर ओवर के बाद जब एड्स आती हैं तो ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा और कोई रास्ता नहीं है, या फिर मैं भी उन एड्स के सारे जिंगल्स रट लूंगा। खैर, ये वजह थी क्रिकेट छोड़ने की। और फुटबॉल की मुझे पसंद इसलिए आता है कि 45 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्शन, कोई ब्रेक नहीं आता, कोई जबरदस्ती के एड नहीं आते हैं और बहुत एक्शन देखने को मिलता है विदाउट एनी इंटरप्शन। आपको रुकावटें नहीं मिलती हैं। फुटबॉल की बात हो रही है तो यकीनन हमारे खिलाड़ी दुनिया में हर खेल में आगे हैं। और बात हो रही है इस वक्त स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जहां पर हमारी टीम ने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। दोहा में हैं इस वक्त, क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर लिया है। बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़ दिया है, जिसमें कतर की टीम को हराया है, बोस्निया की टीम को हराया है। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह उन्होंने परफॉर्मेंस जारी रखी तो ये वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, टीम मैनेजर, कैप्टन और खिलाड़ी रेहान ताहिर, मोहम्मद जुनैद, तुफैल खान। वेलकम टू दुनिया बोल है और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी परफॉर्मेंस। एंड आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दिस कि आपने अपनी जीत सैलाब जदगान के नाम की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है, क्या है, कैसे हौसला है? पहले मैं टीम मैनेजर से पूछता हूँ। रेहान, आप बताइए, ये सफर कैसा था? किसने आपका साथ दिया, किसने धोखा दिया, किसने पीठ में छुरा घोंपा और अल्लाह ने कैसे नवाजा? बहुत शुक्रिया। बोल का बोल हमेशा ही हमारे साथ है और दुनिया बोल है तो वाकई दुनिया का आलमी जो ये कप है, जिसमें पूरी दुनिया के स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और सबसे बड़े एजाज की बात ये है कि ये सफर 2014 से शुरू हुआ। मुस्लिम हैंड्स की जानिब से हमारा एक मैदान प्रोजेक्ट है, जिसमें हम हर साल कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ आलमी कप हो, जहाँ जहाँ कोई लीग हो रही हो, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की गली कुचों में खेलने वाले इन बच्चों को उठाया जाए और इस टैलेंट को आलमी स्तर पर लाया जाए। वर्ल्ड कप में ये हमारी तीसरी जो है वो शिरकत है। और इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये दोहा कतर में हो रहा है, बड़ा वर्ल्ड कप। उस बड़े वर्ल्ड कप से पहले ये वर्ल्ड कप स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड की जानिब से इस वक्त उसी स्टेडियम में, उसी जगह पर, उसी सरजमीन दोहा कतर में हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये लग रहा है कि देखिए, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान से जो टैलेंट था 1 साल कबल, जिसको हमने इकट्ठा किया, जिसको हमने सिलेक्ट किया, 100 का स्क्वाड हमने मुकम्मल किया। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इसके तमाम ट्रायल्स हुए। कोच रशीद साहब जो पाकिस्तान के फुटबॉल के टीम के मेन टीम के कोच भी रहे हैं, पाकिस्तान की मेन टीम में खेलते भी रहे हैं, वो इस वक्त हमारे लीडिंग जो थे ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने पूरी टीम को सिलेक्ट करने के बाद 1 साल इन बच्चों पर मेहनत की। एक खैबर एजेंसी से है, तो कोई KPK से है, कोई सिंध से है, कोई अटक से है। तो पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा हसीन किस्म का जो है गुलदस्ता हमने इकट्ठा किया। रेहान साहब, फंडिंग किसने दी इस वर्ल्ड कप के लिए? आपको सपोर्ट आई कहीं से? अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान में जहां पर इतने सारे मसाइल हैं, वहां पर ये सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में फाइनेंस के बगैर ये बच्चे कभी भी आगे नहीं आ सकते। सबसे पहले तो मुस्लिम हैंड पे शुक्रिया, उसके बाद हमारी टीम मैदान का शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं किंगडम वैली, जो यहाँ के लोकल स्पॉन्सर है, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है। उन्होंने इस बच्चों को टिकट स्पॉन्सर किए, इन बच्चों का पूरा ट्रैवल स्पॉन्सर किया। और इसके अलावा उनका जो जज्बा था, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बगैर सोचे समझे ये कहा कि यार ये बच्चे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इस कौम का नाम रोशन करेंगे।
तो जहाँ गवर्नमेंट को सरपरस्ती की जरूरत थी वहाँ ये लोग आगे आ गए, साहिबान खैर सामने आ गए और इन्होंने दिल खोल के हमारे साथ जो है मोहब्बत का इज़हार किया। ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। हमारे जो बच्चे हैं, हम भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुस्लिम हैंड्स, क्योंकि हमेशा अपने शो में अपील करते हैं कि प्लीज आगे आइए और इन लोगों की मदद कीजिए। ये बच्चे अपनी मदद आपके तहत मुल्क का नाम इतना रोशन करें, जो आपकी सपोर्ट होगी तो किस तरह से नाम रोशन करेंगे। अच्छा रेहान, बिल्कुल। अच्छा रेहान ताहिर, मैं कुछ आपके साथ जो प्लेयर्स बैठे हुए मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। मोहम्मद जुनैद जी, मोहम्मद जुनैद साहब, ये बताइए कि किस तरह से आपको, एक तो फुटबॉल, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट का फीवर बहुत ज्यादा है, फुटबॉल की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन जब कोई स्ट्रीट फुटबॉल खेल रहा होता है तो कोई इतना ध्यान नहीं देता कि जी आप इस लेवल पे आके फुटबॉल खेलेंगे, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह से ट्रेनिंग हासिल की और फिर आप इस लेवल पे पहुंचे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2021 में मुस्लिम हैंड ने ट्रायल लिए थे, मैंने बनू में ट्रायल दिए थे, पर उनमें से 80 बंदे सेलेक्ट हुए थे। इन्होंने मीरपुर में कैंप लगाया, वहाँ पे तकरीबन 80 प्लेयर्स आए थे, उनमें से 15 सेलेक्ट हुए, 15 से 10 वो 10 आज दोहा में खेल रहे हैं। हम पहले 3 मैच जीत चुके हैं। कतर को हमने 8 गोल दिए, सूडान को 3, बोस्निया को 3। क्वार्टर फाइनल मैच हमारा तंजानिया के साथ है, दुआ में याद रखिए। बिल्कुल दुआ में याद रखेंगे, बिल्कुल। तो फिर आपका सफर कैसा रहा, बताइए, कैसे एहसासात है, कहाँ से आपका ताल्लुक है, यहाँ तक का सफर, इस वर्ल्ड कप तक का हमें बताइए। मेरा ताल्लुक खैबर एजेंसी रंडी कोतल से है, राइट, और हमारी कौम से, और 2021 से हमारे ट्रायल हुए थे, जैसे जुनैद ने बोला, तो मैंने नौखार में ट्रायल दिए थे और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया, और फिर 15 में, और 80 बंदे थे उसमें 15 पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्क्वाड में भी आ गए, और अभी अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी हमने 3 मैच जीते, 1 ड्रा किया है, और इंशाल्लाह कल हमारा तंजानिया के साथ मैच है, और बस आप लोग की दुआई की जरूरत है। बिल्कुल, दुआएं हमारे आपके साथ हैं। मैं यकीनन समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पॉन्सर्स की, टीम मैनेजमेंट की, जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। रेहान साहब, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे ये बताइए रेहान भाई, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको कुछ सपोर्ट किया, को सहारा दिया, क्योंकि जिस तरीके से जिन रिमोट एरिया से आप ये लड़के चूज करके लाए हैं और जिस तरह इनको एक प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल दिया है जहां ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा झंडा लहरा रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इतने पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, उसमें से कुछ आपको मिला या आपको भी सियासत का सामना करना पड़ा? अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं यहाँ पर पहले जिक्र कर रहा था, तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का मैं जरूर जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान की फॉरवर्ड स्पोर्ट फुटबॉल बनाती है। आई थिंक दे आर द बेस्ट और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थैंक यू कि उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। पूरा साल हमारे बच्चों को किट्स दिए जी। वाह। ये वो गली कुचों के बच्चे हैं जिनको हमने राजनपुर, रहीम खान, नोशकी, मुल्तान, कराची, सिंध, जहां जहां पर हमारे क्लब हैं छोटे छोटे, ये जिस क्लब से ताल्लुक रखते हैं, उससे पहले 1 साल कबल की जहां पर जिस क्लब में थे, उस क्लब में भी हमने फुटबॉल भिजवाए हैं, किट्स भिजवाई हैं। थैंक यू फॉरवर्ड स्पोर्ट्स। जो आपने सवाल किया ना, वो कहते हैं कि रास्ते की तारीकियां माना के मुश्किल है, मगर जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। जी हाँ। हमें रास्ता याद है, हमारी कोई सरपरस्ती करे ना करे, पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब ने हमें स्टैंडिंग ऑफ सेरेमनी की, अपने ईमान बच्चों को रुखसत किया, मैं समझता हूँ उनका शुक्रिया। शीला फातिमा ख्वाजा जो मावन खसूसी है, उन्होंने इन बच्चों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, उनका शुक्रिया। लेकिन जो वसाइल हैं, जब वो वसाइल का रुख इन बच्चों की तरफ मुड़ जाएगा, देखिए ये इस आफतज़दा माहौल, सैलाबज़दा माहौल के अंदर ये बच्चे एक दिया है खुशी का, और जितनी खुशी इन्होंने आपको दे दी कि जिसको रेहान भाई सॉरी रेहान भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा आरिफ अलवी ने सी ऑफ किया, वो खातून मावन खुसूसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर क्या कोई हेल्प नहीं की? क्या कोई पैसे नहीं दिए, कोई सपोर्ट नहीं किया? अभी तक तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है। यानी सिर्फ सियासत की इनके नाम पे, बच्चों को साथ बिठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला वेरी गुड देखे जी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये करना चाहिए, इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि देखिए आपके तवज्जो जब ये बात जाए कि यार खुदारा इन बच्चों के बारे में सोचे। हम कितने सालों, 2014 का सफर, 2022 अल्हम्दुलिल्लाह दोगा, अगले साल जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा, इंशाल्लाह बच्चों का स्ट्रीट चिल्ड्रन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हम इंडिया में मौजूद होंगे आपकी दुआ से। लेकिन हम चाहते ये हैं कि देखिए साहिबान खैर आज बोल के तवज्जो में सुन रहे हैं, आगे बढ़े, हमारे साथ शामिल हो जाए। पाकिस्तान के कई बच्चे, आपको पता है 30 लाख बच्चा पाकिस्तान का मुंतजिर है, स्ट्रीट चिल्ड्रन, तो देख रहा है इन बच्चों को, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, वो देख रहा है कि कोई तो हमारी बात सुने। जब कोई नहीं करेगा तो मुस्लिम हैंड्स आगे आएगी, आप आगे आएंगे, पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे नौजवान, जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया, अपनी मदद आप खुद करना होगा सर। ये इदारे, ये हुकूमत, ये हुक्मरान, आपको पता है हमेशा जज्बात वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग हमेशा
इसी तरह पाकिस्तान की नाम को रोशन करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और हम एक सिपाही की हैसियत से इंशाल्लाह इसी सफ में आपको नजर आएगा। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला किससे है रेहान? तंजानिया से जी, तंजानिया। और क्या कितने गोल मारने का इरादा है इंशाल्लाह? कितने गोल मारेंगे जी? इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, 2-3 गोल तो इंशाल्लाह तो फेल देगा। अच्छा ये आप कुछ पूछना चाहती हैं जुनैद? एक बहुत जरूरी चीज होती है फुटबॉल में, वो ये होती है कि वन टीम बनना। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप वन यूनिट बन के ना खेलो, फुटसॉल में तो आपको मालूम है ना, पास करने से पहले देखा भी नहीं जाता है कि बंदा कहाँ खड़ा है, आपको मालूम होना चाहिए बंदा कहाँ खड़ा है। तो कैसे टीम कैसी है आपकी, आपका यूनिट कैसा है? हमारा टीम माशाल्लाह अच्छा टीम है। जब टीम वर्क नहीं होगा तो गोल नहीं होंगे। पूरे कीपर से जब टीम वर्क आएगा तो गोल ही होंगे। और सारे लड़के हमारी टीम में क्या बन्नू, खैबर या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से भी हैं? मुझे लग रहा है सारे पश्तून बोलने वाले हैं, तो सब पश्तों में ही चल रहे हैं। पश्तो चल रहा है कि कुछ उर्दू भी चल रहा है? उर्दू भी है, बाजोर से भी कुछ लोग आए हैं, KPK से भी है, पठान पश्तो सब कुछ मिक्स है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा रेहान ये बताइए, इन लड़कों को जो इस वक्त आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको लेकर आते हैं, तीसरा वर्ल्ड कप आप अटेंड करवा रहे हैं, ये एक्सपोजर इनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, इनकी स्किल को इंक्रीज करने के लिए कितना जरूरी है रेहान? बहुत जरूरी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर फलस्तीन की टीम है जो कि एक महाजिर कैंप से आई है माशाल्लाह। यहाँ पर इस वक्त जो है वो शाम के जो इस वक्त महसूर जो जुल्म का शिकार बच्चे हैं, उन इलाकों से जो कि कैंप में मौजूद है, वहां से बच्चे आए। बांग्लादेश की टीम है, इंडिया की टीम है, और इंडिया की टीम नॉकआउट हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने कोई मैच नहीं जीता और पाकिस्तान का उनसे टाकरा ही नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि हमारे और बच्चे पूरी दुनिया के, एक तो यहाँ पर सिर्फ तालीम के खेल के ऊपर बात नहीं हो रही, बल्कि इनके मुख्तलिफ सेशन हो रहे हैं। कल जो इनका सेशन था वो प्रोटेक्शन के ऊपर था, उससे पहले इनका मुख्तलिफ इलाकों का विजिट था। छोटी छोटी स्किल बेस्ड इनको चीजें सिखाई भी जा रही हैं ताकि कल को ये एक मौसर शहरी बन सके। यानी की ग्रूमिंग भी चल रही है, नया विजन लेके जाए। सही। और जो कैंप वहां पे करवा रहे हैं रेहान, ऑफ कोर्स इस तरह आपने बताया कि उनकी ग्रूमिंग हो रही है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उनको बहुत कुछ कराया जा रहा है, ये कैंप बहुत जरूरी होता है। क्या ये कैंप पाकिस्तान में नहीं हो सकता रेहान? हम तो कोशिश कर रहे थे कि ये इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये क्लब हाउस है कतर फाउंडेशन का, जहां पर इन बच्चों को रखा गया है। बहुत खूबसूरत इनके अंदर डॉम्स बने हुए हैं, सामने स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छी चीजें हैं ताकि बच्चे सीखें, खेलें। अंदर इंडोर गेम्स भी हैं, खाने की बहुत अच्छे रंगारंग चीजें इनको देखने को मिल रही हैं, खाने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हमने फुटबॉल हाउस कायम किया मीरपुर आजाद कश्मीर में, मैं चाहता हूँ अगर हमारे साथ लोग मिल जाएं, हमारे साथ साहिबान खैर मिल जाए, हम 100 क्लब हाउस बनाए, 100 फुटबॉल हाउस बनाए। हमारे पास सिर्फ एक है मीरपुर में, जहाँ ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ आस्ट्रो टर्फ बनाया हमने अपने डोनर्स के ताउन के साथ 2.5 करोड़ की लागत का 2018 के वर्ल्ड कप में रनर पाने के बाद। हम चाहते हैं कि हम 100 के करीब बनाए, अल्लाह करे तो हम इससे ज्यादा लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान के गली कूचों में देखिए, साउथ पंजाब, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, हमारा टैलेंट इतना बड़ा टैलेंट है। और ये फुटबॉल क्यों जरूरी है? पूरी दुनिया ने फुटबॉल को आइकन बना दिया है डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फुटबॉल को एज आइकन के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि ये सस्ती गेम है। एक फुटबॉल 22 लोगों को एंगेज कर सकती है। क्रिकेट की तरह इसके ऊपर ज्यादा वसाइल दरकार नहीं होते। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने रेहान भाई। रेहान भाई, मैं हमेशा ये कहता हूं कि PSL 400-500 करोड़ का स्पॉन्सर ले जाता है, इसीलिए आज पाकिस्तान में ना स्क्वॉश चैंपियन है, ना हॉकी चैंपियन है, ना स्नूकर चैंपियन है, ना कोई और चैंपियन पैदा होने वाला है। वजह यह है कि सारा पैसा कॉर्पोरेट का, स्पोर्ट्स फंडिंग का ले जाता है। क्रिकेट किसी और खेल को कुछ मिलता नहीं है। तो आपकी नजर में फुटबॉल को इस 500 करोड़ में से कितना मिल जाए तो फुटबॉल खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पे? सर जी, फुटबॉल को बहुत बड़े स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ लोगों की डाइवर्शन इस तरफ अगर चली जाए, डाइवर्ट हो जाए, और जो स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, जो हमारे बड़ी अथॉरिटीज हैं, जो फीफा के पाकिस्तान के साथ मामलात काफी से खराब थे, अब बेहतर हो चुके हैं। फैसल साले हयात उसको लीड कर रहे थे, अभी दोबारा नए इलेक्शन भी होने। हम ये चाहते हैं कि तमाम सरबराहान पाकिस्तान में जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन्वॉल्व होकर एक ऐसी कम से कम पॉलिसी तो बना सकें कि तमाम खेलों को बराबर मौके मिल सकें, और बराबर फंड्स के साथ इन तमाम लोगों के वसाइल, न सिर्फ हम बल्कि पाकिस्तान के कौमी इदारे जो इनके लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम आज कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की जो इस वक्त अगले साल मलेशिया में एशिया लीग होने जा रही है, वहां पर हमारी क्या पोजीशन है? रेहान, ये जो लड़के इस वक्त स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम में कब आएंगे और रेगुलर वर्ल्ड कप में कब आएंगे?
इंशाल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमारी 2018 की जो टीम के मेंबर्स हैं उसमें 4 लोग इस वक्त पाकिस्तान, 6 लोग पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा है। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी अचीवमेंट है रियान भाई। और रियान, पाकिस्तान में फुटबॉल की एसोसिएशन है कितनी? हर खेल में जिस तरह होती है ना 4-4, 5-5, जिसका मुंह दिल चाहता है मुंह उठा के बना लेता है। एक ही है मेन, क्योंकि पिछले दो सालों से कुछ मसाइल चल रहे थे, अब दोबारा एक इक्का हो चुका है, टीम इस वक्त एक लीड कर रही है। लेकिन छोटे छोटे जो क्लब्स हैं अगर वो रजिस्टर्ड होंगे, उनके साथ इनकी वोटिंग होगी और उसकी बुनियाद पे हर साल जो नया बोर्ड तश्कील होगा तो नया चेयरमैन बनेगा और वो एक प्रॉपर तरीके से काम करेगा। फालियत नहीं, अल्लाह करे फान हो। आमीन। रेहान साहब, हमेशा क्रिकेट में देखते हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि ज्यादातर मेरिट का कत्लेआम हो रहा होता है, पर्ची की सोर्सेज पे लोग आगे आ रहे होते हैं। तो क्या फुटबॉल में भी हमें ये देखने को मिलता है या फिर यहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन की जाती है? मैं आपको बड़े दावे से और बड़े यकीन से और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के इबादत करूं कि एक बच्चा भी हमारा किसी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी बात नहीं हो रही रेहान भाई, आपकी बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात हो रही है। ओवरऑल देखिए यही तो मसला है, आपकी कारकर्दगियां, हमारी कारकर्दगियां सबके सामने है। जब बच्चे कारकर्दगी दिखाते हैं तो उसके पीछे अल्लाह की रहमत क्यों होती है? क्योंकि रब को भी पता है कि ये बच्चे वो हैं जो हकीकी मायनों पे अपने मेरिट के ऊपर वहां पर है। जहाँ कत्लेआम होगा वहां पर उस चीज के अंदर कभी भी आपको तरक्की नहीं मिल सकती। यहाँ टुक टुक की बात नहीं है, यहाँ तो एक ऐसा वाइब्रेंट खेल आपने खेलना होता है कि 15 मिनट का जो है आपने मैच में दिखा देना है। तो जहां पर मेरिट का कत्लेआम होगा वहां पाकिस्तान के नौजवान, 67% पाकिस्तान की यूथ है, नौजवान है, अगर उनको हौसला नहीं मिलेगा, ये बच्चे मैं समझता हूँ कि हौसला दे रहे हैं। आप लोगों के बुलेटिन जब जाते हैं, यकीन करें पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं, बच्चों को कॉल्स आती हैं, इन्हें हौसला मिल रहा है कि यार हमें भी लोग चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए उम्मीद पैदा करें, आप और हम उम्मीद पैदा करें, ये बच्चे इंशाल्लाह उम्मीद पैदा कर रहे हैं। और इस तरह के तमाम मुकाबला जाते पाकिस्तान की शिरकत, मुस्लिमान के ताउन से, आपके ताउन से जब आगे होगी, इंशाल्लाह इन बच्चों में उम्मीद आएगी और पाकिस्तान एक रोशन पाकिस्तान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रियान ताई, टीम मैनेजर मोहम्मद जुनैद, टीम कैप्टन तुफैल खान, हमारे प्लेयर सीनियर और बड़े अच्छी परफॉर्मेंस तुफैल की रही में। क्वार्टर फाइनल में हम पहुंच चुके हैं और यकीनन नेशनल टीम में भी इसी टूर्नामेंट के थ्रू, इसी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू खिलाड़ी आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। प्लीज फुटबॉल को लिफ्ट कराइए, क्रिकेट से प्यार कीजिए, पर इतना प्यार ना कीजिए कि बाकी सारे खेल इग्नोर हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। हो यही रहा है कि उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा, सियासत हो रही है, पैसा जो खेल के लिए दिया जाता है वो सियासत की नजर हो जाता है, एसोसिएशन बनती हैं, तनख्वाहें बड़ी बड़ी ले लेते हैं, खिलाड़ी बेचारे को कुछ नहीं मिलता। हालांकि फुटबॉल इतना अच्छा स्पोर्ट्स है, अगर उसको भी आगे दुनिया का सबसे मकबूल खेल है। आपको मालूम है, आप जो दुनिया में जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन होती है फुटबॉल की 13, 14, 15 साल की एज पे। 21 साल की उम्र तक वो लोग बिलियनर्स होते हैं, उनको इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको मालूम है कि अब हमें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना है, इतना पैसा है इस खेल में, इतना एक्सपोजर है, इतना मजे हैं इस खेल में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हमारे यहाँ नहीं है, ठंडियां हैं। क्रिकेट के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूं बहुत ज्यादा क्योंकि दुनिया में क्रिकेट वहीं खेला जाता है जहां मलका बरतानिया ने राज किया, और हमने इस खेल की ऐसी गुलामी की है क्योंकि वो जेंटलमैन स्पोर्ट्स था, तो जेंटलमैन बैटिंग बॉलिंग करते थे, गुलाम सारी फील्डिंग करते थे। आमिर खान की फिल्म भी सबने देखी हुई है, लेकिन समझ में किसी को आता नहीं। आज हमने इस खेल की ऐसी गुलामी की है कि बाकी सारे खेल जो है ना, लेकिन ठीक है, क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए ताकि वहाँ के जो स्पोर्ट्समैन है, जो खेलना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हैं, वो आगे आ सके। एक ब्रेक का वक्त हो गया, तला ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और मौसम का हाल मैं आपको बताऊं कि 135 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं और सारी नजरें इस वक्त मैच पे हैं। 29 रन चाहिए थे 19 बॉलों पे, मैच बड़ा सनसनीखेज चल रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं कुछ मौसम की बात करें तो मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्की है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जी बड़ी बारिश हुई है, मौसम बड़ा खूबसूरत हो चुका है वहां पे। अगर हम बात करें कम से कम टेम्परेचर्स पाकिस्तान में कहां कहां रिकॉर्ड किए गए तो गिलगित बल्तिस्तान बाबूसर टॉप पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड और स्कर्दू में भी काफी टेम्परेचर कम रिकॉर्ड किया गया। वहां 2 मिलीमीटर बारिश हुई है स्कर्दू में, जिसकी वजह से ठंड में काफी इजाफा हो गया है। कम गर्म से गर्म शहरों का जिक्र करें तो सिब्बी में बताया जा रहा है रहीम यार खान, टंडो जाम 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड वहां रिकॉर्ड किया गया है। कराची की बात करें तो आज मौसम दिन भर गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि रात में मौसम सर्द होने का इम्कान है। जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल रातें ठंडी हो रही हैं और रात में टेम्परेचर
22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ सुकून रातों में मिल रहा है। जबकि ज्यादा से ज्यादा टेंपरेचर जो आज कराची में रिकॉर्ड किया जाएगा दैट इज 34 डिग्री। पंजाब की बात करें तो सुबह पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश रहेगा। बालाई इलाकों में सर्दी आने के बाद इस्लामाबाद में मौसम खुश्क होने का इम्कान है। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। और लाहौर की बात की जाए तो बादल छट गए हैं। यकीनन बादल छट जाते हैं तो फिर धूप ज्यादा फील होती है, लेकिन ऑफ कोर्स इन राइजिंग टेंपरेचर्स में धूप भी बहुत जरूरी है। विटामिन डी जरूर लिया करें। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत लाहौर में 19 और ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। KPK खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत अपने जोबन पर आ चुकी है, क्योंकि बर्फ के बाद आपको मालूम है टेंपरेचर्स कहां चले जाते हैं। वहां मिनिमम टेंपरेचर जो रिकॉर्ड किया गया है 17 है और ज्यादा से ज्यादा जो रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है दैट इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम को एंजॉय करती रहिए, अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखिए, लेकिन ऑफ कोर्स डेंगू की वबा से बचने के लिए अपने घर के इर्द गिर्द कहीं साफ पानी खड़ा ना देखिए। अगर हो तो उसको हटा दीजिए और जालियां जरूर इस्तेमाल कीजिए अपनी खिड़की पर, क्योंकि यकीनन डेंगू ने सबको परेशान किया हुआ है। चलते हैं वर्दा के पास। जी, मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह किया तलहा ने, और साथ साथ हम आपको एक बहुत ही जो आजकल वबा की तरह फैला हुआ है एक मर्ज डेंगू, उससे भी आपको शो के आगाज़ में आगाह कर रहे हैं और मुस्तकिल कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए। अगर कहीं किसी को भी बुखार की अलामत होती है तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू कीजिए, घर में टाइम बर्बाद ना कीजिए। और जुम्मे का मुबारक दिन है और हम सेगमेंट करते हैं आलिम के बोल। आज इंतहाई अहम मौजू पर, इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे जो कि है डेंगू। डेंगू एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है पूरे मुल्क भर में, और अब तो हर गली मोहल्ले में डेंगू के केसेस ऐसे सामने आने लगे हैं कि अस्पतालों में मरीजों के लिए वार्ड्स और बेड्स भी भर चुके हैं, कहीं बेड खाली नहीं है। आखिर इस वबाई मर्ज के खिलाफ हमारी हुकूमत क्यों कोई इकदामात नहीं कर रही? हमारी हुकूमत कहाँ है? क्यों स्प्रे मुहिम में तेजी से कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्यों कोई स्प्रे नहीं कर रहा? वबाई अमराज में अगर हम बात करें हुकूमती गफलत पर, क्या इस्लामी अहकामात लागू होते हैं इसमें? जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, और खुश आमदीद, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि डेंगू एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है इस वक्त पूरे मुल्क भर में, और कराची की खास तौर पे अगर हम बात करें तो इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई स्प्रे मुहिम नहीं की जा रही, कोई हुकूमत में से कोई सामने नहीं आ रहा किसी भी इकदामात के लिए। तो इस सूरत हाल में हुकूमत पे क्या फराइज लागू होते हैं जो कि उनको करने चाहिए और वो नहीं करे, आवाम को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझे तो चंद चीजें हैं जो पूरी दुनिया में नाफिजुल अमल है, हुकूमत की जिम्मे होती हैं। सबसे पहले अमन व अमान, कि वो अपनी रियाया को, अपनी आवाम को अमन फराहम करे। यहाँ तो आपके सामने है रोजाना की सूरत हाल, और बिलखुसूस मोबाइल स्नैचिंग और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात। दूसरा, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो तालीम का बंदोबस्त करे। तालीम का बंदोबस्त भी हुकूमती इदारों में आपके सामने है। गवर्नमेंट के स्कूलों में गधे पढ़ रहे हैं या गधे बंधे हुए हैं, ये अभी तक हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपने आवाम की सेहत का ख्याल रखे, और सेहत के लिए फिर आप देख लें, अल्लाह माफी दे, डेंगू स्प्रे ही जो क्या कहना है, किसी शोबे में कोई काम नहीं हो रहा, और गंदगी इतनी ज्यादा गंदगी है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। अभी हम साफ पानी को रो रहे हैं कि साफ पानी खड़ा ना होने दें, यहाँ तो कलर के पानी हमारे आसपास बिखरे हुए हैं, और उसके अलावा कचरा बिखरा हुआ है। मुफ्ती साहब, इलेक्ट्रिक के बिल में म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस लग के आ रहे हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा रहा। मुफ्ती साहब, आपको ये बात कही थी कि 200 रुपए नहीं, हम आपको 500 रुपए देने को तैयार हैं, और हम आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि मुफ्ती साहब वहाँ बड़े विजन वाले आदमी हैं और बहुत माशाल्लाह काबिल आदमी हैं। मैंने कहा लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, जो घोस्ट मुलाजमीन है आपके, यानी एक टाउन में 500 सरकारी मुलाजमीन सियासी भर्तियों के ऊपर हैं, लेकिन आते कितने हैं? 20, आते कितने हैं? 15, आते कितने हैं? 22, और तनख्वाह कितने लोग ले रहे हैं? 500। अच्छा, नंबर 1 आपको घोस्ट मुलाजमीन खत्म करने होंगे। नंबर 2, आपको हकीकत में कचरा उठाना होगा। जब कचरा उठाएंगे तो 200 नहीं, 500 रुपए देने को लोग तैयार हो जाएंगे कि यार हमारा इलाका साफ हो गया, हमारे यहाँ डेंगू नहीं है, हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब वह कचरा भी कोई नहीं उठाएगा और वैसे ही के इलेक्ट्रिक 200 रुपये वसूल करेगी,
तो पहले उसने जुल्म ढाया हुआ है अपराध ग्रुप ने, पहले ही जो है वो केई ने जो है ना मत मारी हुई है आवाम की, ऊपर से 200 रुपए और ऐड करवा दें। केई पे मुफ्ती साहब केई पर बाद में आएंगे, कचरे पर थोड़ा बाद में आते हैं। आपने जो पहला पॉइंट रेज किया वो था सिक्योरिटी से मुतालिक, अमन व अमान से मुतालिक मुफ्ती साहब, कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी के जान और माल की हिफाजत करे। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कानून में लिखा हुआ है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू है पाकिस्तान के हर शहर में। स्वात में अमन के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारे इंटरनेशनल इवेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रवाना हो चुके हैं। हम बाहर के मुल्कों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? देखिए आपके पास पूरे मुल्क में ऊपर से लेके नीचे तक, यानी अली से लेके ये तक एक ही इदारा समझ में आता है जो है पाक फौज। वही रोजाना के हिसाब से अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वही सरहद पर शहीद हो रहे हैं, वही अमन व अमान के लिए लड़ रहे हैं। अब बाकी आपकी हुकूमत है कहाँ? बाकी आपकी फोर्सेस कहाँ है? बाकी लोग प्रोटोकॉल पे लगे हुए हैं, वुज़रा के, मुशरा के, गवर्नर के, इदारों के, सरबराहान के। तो पाक फौज चाहे तो ये मसला हल हो सकता है मुफ्ती साहब? क्या रहा समझ में नहीं आया। अमन व अमान की सूरत हाल का जो मसला है पाक फौज चाहे तो हल हो सकता है? माशी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल पाक फौज जो है वो मुकम्मल तरीके से मुस्तैद है और काम कर रही है, लेकिन पाक फौज के साथ आवाम को शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा। मुफ्ती साहब डेंगू की तरफ में वापस कहीं पर पाक फौज करना चाह रही होती है, हुकूमत टन ले लेती है, उनकी सियासी मजबूरियां आ जाती हैं। बिल्कुल तीर की तरह सीधा करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है और तुम्हारे लिए किसास में हयात है। किसास में यानी आप लटका दो। यहाँ कातिल जनाब घूम रहे हैं, यहाँ पर अरबों डॉलर खर्च चोरी करने वाले जो है वो ऐश कर रहे हैं और रोटी चोरी करने वाला जेल के अंदर है। तो जब आपके पास किसास नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो फिर तो ऐश होगी, फिर तो ये जुल्म होगा, फिर अमन व अमान किधर गया, फिर तो अनारकी होगी, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। सही। आप देखें आपका मुल्क इंसाफ के मामले में 127 नंबर पर है। मुफ्ती साहब ये तो सारे मसाइल, जजेस का प्रोटोकॉल वो पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर है, सहूलियात 9वें नंबर पर है। सर पेंशन को 6-7 लाख रुपए होती है एक हाई कोर्ट के जज की, और 300-400 लीटर पेट्रोल मिलता है हर महीने। सर यही नहीं सर जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे बहुत अच्छे जज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में हाईकोर्ट बार की एक तकरीब में उनसे सवाल किया, उन्होंने खुद बल्कि सवाल किया ऑडियंस से कि बताइए आप में से कितने लोग जो है वो पाकिस्तान के अदालती निजाम से मुतमईन हैं। उनके सामने वकला, सीनियर वकला बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि सर हम मुतमईन हैं। कोई मुतमईन नहीं है। शर्मिंदा हो गया, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बुरी सूरत हाल है। मुफ्ती साहब लेकिन खता कलामी के लिए माजरत चाहूंगी मुफ्ती साहब। कैसे हैं मजे ऐसे रिटायर होने के बाद भी जनाब 8-8 लाख मुफ्ती साहब 22 लाख केसेस पेंडिंग है, 2 महीनों की छुट्टी लेनी है जून जुलाई, क्योंकि अंग्रेज लिया करते थे, उन्हें गर्मी लगती थी। सर आपने मुल्क तो ले लिया गोरे अंग्रेजों से, काले अंग्रेजों की गुलामी में दे दिया, इंसाफ है कहाँ? आपने मुल्क लिया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन कानून अंग्रेज का चल रहा है। तुम्हें चेंज कर दे मुफ्ती साहब, ये नारा चेंज कर देते। थैंक यू सो वेरी मच मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर, आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, दिल से आपने बात की, सच और दिया। उम्मीद करते हैं कि अरबाब इख्तियार तक आपकी बात, हमारी बात पहुंचे, लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी कौम क्रिकेट का इतना दीवाना है कि इस वक्त शायद कोई बात उनके कानों तक ना पहुंचे, क्योंकि इस वक्त मैच सनसनी खेज मराहिल में दाखिल हो चुका है। कोई 4-5 रन पाकिस्तान को दरकार हैं जीतने के लिए, जीत से हम बहुत करीब हैं। बैटिंग हमारी जारी है, लास्ट फ्यू बॉल्स 160 फॉर 5 इस वक्त हमारा स्कोर है। इफ्तिखार और नवाज बैटिंग कर रहे हैं, इफ्तिखार 18 रन बना चुके हैं 12 बॉलों के करीब, और नवाज 37 रन बना चुके हैं 21 बॉलों के करीब। 4 रन दरकार, 6 बॉलें में आराम से बन सकते हैं, नो इश्यूज। एक चौका चाहिए और हमें मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको उम्मीद है पूरी कि हम मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। The legend Iqbal Jamil is with us. Warda Iqbal साहब, welcome to Dunia Bowl है। Thank you so very much for joining us. How do you see the performance today, Iqbal साहब? ये तो मतलब ये वन ऑफ द परफॉर्मेंस है जो बड़ी हिस्टोरिकल है।
और ये इसके अंदर जो सबसे वाइटल रोल जो अदा किया है ना, आज पहली मरतबा पाकिस्तान भी कोई 25 या 30 मैचेस के बाद पहली मरतबा ये नजर आया कि मिडिल ऑर्डर को चाहे हैदर अली ने क्लासिकल इनिंग्स खेली है, 31 रन उन्होंने स्कोर डिलीवरी पे। कंपैरिजन देखें, 34 डिलीवरी 34 स्कोर किया रिजवान ने 29 बॉलों पे, हैदर ने 31 किया। और जो टर्निंग पॉइंट है मैच का वो नवाज ने जो 15वें ओवर में 19 रन बनाए, दैट वाज ट्रेमेंडस, 3 6 लगा के। और ये रियली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डे होगा अगर ये मैच जीत आते हैं। और तकरीबन मेरे ख्याल में आखिरी ओवर में 4 रन बनाने हैं तो दे आर गोइंग टू हैव ए विक्ट्री। एंड ये वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर होगा, बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर होगा। मैं ये थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ अगेन, मेरी रिक्वेस्ट है बाबर आजम से और टीम मैनेजमेंट से, फॉर गॉड सेक ओपनिंग में किसी और के साथ आए या रिजवान के साथ किसी और को भेजें। देखें, मोहम्मद नवाज हमेशा नहीं खेल सकते। आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश के अगेंस्ट भी दी है बैक टू बैक, लेकिन बहरहाल वो एक रिकग्नाइज किस्म के आज उन्होंने साबित किया है कि he can play with under pressure में खेला है। और केन विलियमसन की तमाम ही जो हिकमत अमली को उन्होंने उसको नाकाम बनाया है, उनकी फील्ड प्रेसिंग को उनको बाइसेक्ट करके एक रियल क्लासिकल बैट्समैन की तरह जब वो उन्होंने बैटिंग की है नंबर 5 पे आके, मैं तमाम क्रेडिट दूंगा कि जब पाकिस्तान के तमाम टॉप रैंकिंग बैट्समैन बाबर आजम फेल हुए, रिजवान ने स्कोर तो किया लेकिन वो T20 के हवा से नहीं, 29 गेंदों पे 34 रन बनाना, स्ट्राइक रेट वो नहीं रहा, अगेन 125-130 के स्ट्राइक रेट से आप मैच नहीं जीत सकते। देखिए ये इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 ऐसा हो गया है कि 150, 155, 140 की रेट से आप मैच जीत सकते हैं। तो इट्स नीड्स आज आपकी मिडिल ऑर्डर ने who's your man of the match? Who's your man of the match? मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन इससे पहले भी जो मैच बांग्लादेश के साथ जाती हुई थी, जमान को होना चाहिए, ये इनको जो होना चाहिए था बैट जो हमारे इन्होंने खेला कमाल की आउटस्टैंडिंग बैट गया, यही मेरे मैन ऑफ द मैच है। नवाज नहीं होने चाहिए थे जावेद भाई? नवाज है, नवाज के अलावा कोई नहीं है आउटस्टैंडिंग। मतलब आप ये देख लीजिए जिस वो विकेट पे आए थे एक क्रिटिकल कंडीशन थी और उन्होंने तमाम ही बॉलर्स को खेला सवाए ब्रेस्टवेल के। आउटस्टैंडिंग बैटिंग इन्होंने बोल्ड जैसे शातिर बॉलर को जो दिमाग से बॉल करते हैं, बोल्ड की बात यह है कि वो हमेशा दिमाग से बॉल करते हैं, पेस भी करते हैं लेकिन उनका दिमाग बड़ा अच्छा होता है। और अभी भी मेरा अपना ख्याल है कि देयर इज नो अदर वे। लास्ट मैच में बांग्लादेश के मैच में जो मैन ऑफ द मैच था रिजवान को दिया गया, मेरे ख्याल में मैच जिताया था भाई उन्होंने 45 ऑफ 20 बॉल्स। सो अगेन आज भी उनकी इनिंग्स नाकाबिले और ये पाकिस्तान जीत गया है फाइनल मैच, छक्का मार दिया है जावेद भाई, मुबारक। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग विक्ट्री। डेथ ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स में हारिस और नसीम शाह ने आज बहुत उम्दा बॉलिंग की, जितना भी आप क्रेडिट दें हारिस सर बल्ला तोड़ा है, फिलिप्स का बैट तोड़ दिया है भाई। हाँ मतलब फिलिप का बैट तोड़ दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस मोमेंट पे जबकि और जिस तरीके से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, कमाल की बैटिंग कर रहा था, जिस तरीके से स्टार्ट लिया था एलियन ने, कमाल है, पहली ओवर में 3 बाउंड्रीज उसने मार दी तो भले, लेकिन वो रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा मौका नहीं आता, लेकिन बेटे शक्लन मुश्ताक साहब वहाँ बैठे हुए हैं, अब इसका नाम क्या मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, दे शुड कम अप विद दैट। और ये विक्ट्री जो जतोई साहब ने पूछा ना कि ये विक्ट्री जो है वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सारी बातें जो वो ना वो कहते हैं कि अलार्म बेल्स बजा दिए पाकिस्तान ने तमाम टीमों के लिए। लेकिन इकबाल साहब उसके वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारी पाकिस्तानी टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। जब हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो उस वक्त हम मैच अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं, लेकिन जब लगता है कि हाँ ठीक है मैच स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है हम मैच जीत जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतरीन है या मजीद कुछ चेंजेस करने की इनको जरूरत है यहाँ पे, या स्क्वाड में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? देखिए मैं तो ये कहूंगा आज का जो मैच जीता है वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। आज का मैच उन्होंने एक प्रोफेशनल अप्रोच के जरिए जीता है। लेकिन आपको लग रहा है वर्ल्ड कप में इतनी आसानी होगी? मैं देखिए बिल्कुल वर्ल्ड कप के अंदर एक स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर चाहिए, हमेशा ये रिपीट नहीं होगा। एक
स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर के बगैर आप नहीं जीत सकते। अब वो वक्त गुजर गया है, अब आपको रिलाय इन्हीं पे करना पड़ेगा, इफ्तिखार पे करना पड़ेगा, जमान पे करना पड़ेगा, शादाब पे करना पड़ेगा, हैदर अली पे करना पड़ेगा, और यही आपके सामने। लेकिन देखिए कोई स्ट्रांग टीम सामने आ जाती है तो उस वक्त देखते हैं कि क्या है। आज इन्होंने जरूर दिखाया, न्यूजीलैंड की एक स्ट्रांग टीम थी, केन विलियमसन वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बड़ा मुतमईन था। 14वें ओवर तक उनके चिप्स बहुत हाई थे। पाकिस्तान 82 रन बनाया हुआ था उन्होंने, और देखिए उन्होंने 100 रन बना लिए थे 12वें ओवर में, हमने 100 रन बनाए जाके 15वें ओवर में, और वो भी नवाज की ट्रिमेंडस हिटिंग। अच्छा सारी बातें, एक हिटिंग होती है ना, एक कहते हैं आप जैसे टुल्लेबाजी नहीं, उन्होंने तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, तमाम एक्सिक्यूशन के साथ खेले। उन्होंने बैट बॉल को चूज किया, द वे ही लिफ्टेड, अपने लेफ्ट आर्म को जिस तरह उन्होंने लिफ्ट किया है ऑन साइड के ऊपर जो 6 मारे हैं, वो कोई भी प्लेयर जो दुनिया के नामी ग्रामी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी ऐसे ही खेलते। और मैं नवाज को क्रेडिट दूंगा, टीम की विक्ट्री में कम से कम 50% हाथ उनका है, बहुत ही उम्दा बैटिंग की। वेल डन नवाज, वेल डन नवाज। इकबाल भाई हम आल्सो प्लेड लाइक अ चैंप। माशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त खेलते थे। वी आर प्राउड ऑफ नवाज, वी आर रियली प्राउड ऑफ नवाज। इकबाल भाई अब हम पे ना इल्जाम लगता है हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ना, कि हम औरतों को उनके हुकूक नहीं देते, लेकिन औरतों का सवाल मैं मर्द पूछ लेता हूँ, वर्दा ने तो पूछा नहीं। ये बताइए, हमारी खवातीन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सेमीफाइनल तक पहुंची हैं एशिया कप में, विच वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे इकबाल साहब? या मैं तो पूरा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा कि ये जो हमारे जो आंसू हैं वो खुश कर देंगी, वो पहुंच जाएंगी फाइनल तक, लेकिन बहरहाल वो लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इकबाल साहब। बैड डे। मैं तो जतोई साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगा कि आईसीसी को अब ये चाहिए कि वो ऐसी क्रिकेट शुरू करे जिसमें 5 जो खवातीन हो और 6 मर्द हो, मिक्स डबल, जैसे टेनिस में नहीं होता मिक्स डबल्स, मर्द और औरत एक तरफ होते हैं, दूसरी टीम में मर्द औरत एक तरफ होते हैं। 11 प्लेयर्स में 6 मर्द हो और 5 हो, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई चीज शुरू होगी। What a great idea! What a great idea! अब आप ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दें और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर ये आप रिवाइज डाल दें तो मेरे ख्याल में एक नई चीज होगी। आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जीत के मौके पर जतोई साहब, आप तो आउटस्पोकन आदमी, आप तो मतलब जो दिल की बात होती है आप जुबान से कह देते, आप दिमाग से नहीं सोचते। क्या जबरदस्त विनिंग परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। ट्रॉफी फाइनली हमारे घर आई गई है और हमारी दुआ है तला के इंशाअल्लाह ताला इस तरह से वर्ल्ड कप के मैच भी हम परफॉर्म करें और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप भी अपने घर लेके आए इंशाअल्लाह ताला। आमीन आमीन। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ऑलराइट जी, आपने देखा विजन 2040। इससे पहले भी हम शो में अपने आप को बता चुके हैं कि विजन 2040 एक्चुअली है क्या, और आज के शो में हम बात करेंगे कि विजन 2040 में जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से ये कमांडर साहब का जो विजन है एक तालीम को फ़रोग़ देने का, वो 2040 में कैसे पाकिस्तान की हेल्प करेगा। तो हमारे साथ हैं रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जो कमांडर बिल्डर्स के CEO भी हैं, तो वेलकम कहते हैं मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हमने देखा कि पहले आपका एक तो विजन 2040 जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विजन है, और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उस विजन को जल्द से जल्द कामयाब करे और तरक्की दे आपको, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो। लेकिन विजन 2040 में तालीम का जो निज़ाम बेहतर बनाना चाहते हैं और तालीम को फ़रोग़ देना चाहते हैं, लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी काम करना चाहते हैं, तो उस पर कैसे रोल प्ले करेगा विजन 2040 आपका? देखिए, जब हमने विजन 2040 में मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स देखे जिन पे हमने काम करना था, तो उसमें जो सबसे अहम था वो तालीम था, क्योंकि बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क है, इसका जो तालीमी निज़ाम है वो इतना अफेक्टिव नहीं है कि हम स्किल्ड यूथ पैदा कर सकें। यानी कि क्लियर हो जाता है कि आप यहाँ के तालीमी निज़ाम से मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तालीम
के साथ तरबियत बहुत अहम है, ये लाजिम व मलजूम है। अगर आपने अच्छा इंसान ना बनाया तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बच्चे में स्किल नहीं पैदा किया, ठीक है, अगर आपने अखलाकियात उसकी नहीं, अगर आपने किरदार साजी नहीं की, अगर आपने उसको ग्रूम नहीं किया एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो फिर तो तालीम बेकार है। तो हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस हमारे सिटी में किया है कि जो भी वहाँ लोग आएंगे उनके बच्चों को हम ग्रूम करेंगे, और 3 एस्पेक्ट्स हम एक साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं, तालीम, तरबियत और स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें तीनों मॉड्यूल अलग अलग हैं। तालीम वही किताबें, वही सिलेबस जो इस वक्त सारा पाकिस्तान में चल रहा है, वहीं से हमने सेलेक्ट करना था। लेकिन अगर सिलेबस वही होगा तो एजुकेशन सिस्टम आप अपने जो आपका विजन है 2040 उसमें बेहतर कैसे होगा? एजुकेशन सिस्टम की बात करें, करिकुलम आप सेम रखेंगे, देखिए वो तो हमारी मजबूरी है ना कि उसको सेम रखना, क्योंकि देखें बोर्ड तो वही है, क्योंकि उसी बोर्ड में अपीयर होना है। कैम्ब्रिज की अलग चल रही है, मैट्रिकुलेशन की अलग चल रही है, और एक बुक्स लॉबी सिस्टम एक अलग है, उसको हम अक्सर अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए किताबें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में, जिस एनवायरनमेंट में आप बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। आपके स्कूल की अपना सिस्टम, लाइक टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों कैडेट कॉलेजेस से निकले हुए बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक बेहतर सिस्टम में परवरिश पाते हैं। किताबें तो उनकी भी वही होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने सिस्टम रखा है, जो हमने डिसिप्लिन रखा है कि हमारी हर क्लास में कैमरा ज़रूर होता है। मतलब बच्चे नकल का या चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑल टाइम मॉनिटरिंग है। और हर बच्चा जो है सिवाय वॉशरूम के, वो जहाँ भी है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है पूरा, और सिर्फ स्कूल में नहीं, पूरे कमांडर सिटी में बच्चा जहाँ जहाँ मूव कर रहा है, जिस गली में, जिस पार्क में, जिस प्ले ग्राउंड में, वहाँ उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। तो पूरा सिटी इज़ लाइक अ कैडेट कॉलेज, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल की यूथ के लिए, क्योंकि बाहर हमने देखा है कि बहुत पेरअप सिस्टम है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें जो बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं। यंगस्टर्स में तो इतनी कॉमन हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, कॉलेजेस से स्टार्ट हो गई है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, स्कूल्स में हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आई नो के वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आए हैं। तो हम बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट, इसलिए हमारा हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। उसमें हम बिजनेस स्किल बच्चे को सिखाते हैं, और मेरा ये दावा है कि इंशाल्लाह कमांडर सिटी का हर बच्चा बिजनेस करेगा, वो जॉब देगा, वो जॉब नहीं करेगा, वो जॉब देगा टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इस वक्त देखें जॉब्स हमारे 31% नौजवान इस वक्त जॉबलेस है। नारे बड़े बड़े हमने सुने, उनके पास जी, लेकिन उसके बाद भी लेकिन वो जॉबलेस है। मास्टर्स पीएचडी किए हुए लड़के जो हैं उनको बहुत अफसोस कहना पड़ा कि ठेला लगाना पड़ा, लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन इतने पैसे दे के अगर आप एक डिग्री लेते हैं कमांडर साहब, और उसके बाद आप रोडों पे धक्के खाएं, तो इट्स रियली देखिए ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो जॉब क्रिएट करती हैं। आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं, आप ऐसे मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाएं जहां बच्चों को स्किल सिखाएं। अब मैं इलेक्ट्रिशियन भी बना रहा हूं, मैं मैकेनिक्स भी बना रहा हूं, मैं प्लम्बर भी बना रहा हूं, मैं बिल्डर भी बना रहा हूं। ये सारे कोर्सेज़ हमने डिज़ाइन कर लिए और इस वक्त हमने शुरू कर दिए। अभी बिल्डर का तो हमने कोर्स ये तकरीबन 3रा बैच हमने अभी पास आउट किया है। लड़के और लड़कियों को हम बिल्डर बना रहे हैं ताकि वो आगे फील्ड में जाएं और वो जॉब्स दें दूसरों को। तो यही हम क्लास 5 से, जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, क्लास 5 से ऊपर तमाम बच्चों के लिए ये लाजमी होगा कि वो बिजनेस करें। उसके लिए हम सैटरडे बाजार लेके आ रहे हैं और सैटरडे को हम बिजनेस डे कर रहे हैं कि हर सैटरडे को बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, उसका संडे ऑफ है, एंजॉय करे। सैटरडे इज़ बिजनेस डे। उसमें वो सैटरडे बाज़ार में स्टॉल लगाए जहाँ टीचर्स उसको गाइड करेंगी, ठीक है, और उसको पूरा बिजनेस हम सिखाएंगे, बच्चे को अकाउंट सिखाएंगे, मार्केटिंग सिखाएंगे क्लास 5 से। जी बनाएंगे बच्चे को। तो जब वो 5-6 साल में आगे कॉलेज लेवल पे जाएगा
तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकेगा। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कमांडर सिटी में हम करने चले हैं, और इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी, बहुत बेहतरी आएगी जब बिजनेसमैन, दयानतदार बिजनेसमैन, क्योंकि हम उनको दयानतदारी भी सिखा रहे हैं, फिर हम उनको बिजनेस जो कुरान पाक में रब ने उसूल बताए हैं उन उसूलों पे बिजनेस कैसे करना है, बरकतें कैसे समेटनी है, ये सारे फार्मूले हम यूथ में और बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि वो कामयाब बिजनेस। इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि आपके मार्केट में जो है वो 2 नंबरी इस कदर है कि आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। देखें आप अगर सेब खरीदने भी जाते हैं ना तो आप उठा के नहीं डालेंगे तो वो 2-3 सड़े हुए लाजमी डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी बात पे तो पूछना चाहूँगी सवाल कि ये आपने स्किल डेवलपमेंट की बात कर दी, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे पहले तो देखिए मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, कोई लालू खेत से आ रहा है, कोई लियारी से आ रहा है, कोई नाज़माबाद से आ रहा है, जाहिर है मिक्स कम्युनिटी है। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो कमांडर सिटी में रहते हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, बाहर से भी आके पढ़ सकते हैं? देखिए इस वक्त तो हमारा फोकस जो कमांडर सिटी में जो रह रहे हैं, लेकिन बाहर से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। नूरियाबाद एरिया से बच्चे आ रहे हैं, फिर जो देहात हैं, गोठे हैं, वहाँ से गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे भी हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आ रहे हैं। और हम कोई तफरीक नहीं रख रहे, जो भी बच्चा आके एडमिशन ले लेता है वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। और फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है? फीस स्ट्रक्चर तो मतलब ना होने के बराबर है ना। सही कि जो बिल्डिंग इस वक्त हमारा पहला इंस्टीट्यूट जो चला है 15 करोड़ रुपए सिर्फ बिल्डिंग पे लगे हैं, एक बेहतरीन निज़ाम वहाँ पे, और गरीब के लिए सिर्फ 1500 रुपये फ़ी है, 1500 रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ, और एक बेहतरीन हम सिस्टम दे रहे हैं। ऑलरेडी जो कराची में मेरे सिस्टम चल रहे हैं, अभी मेरे 91 बच्चे बोर्ड में अपीयर हुए, ऑल A1 ग्रेड, ऑल A1 ग्रेड, ऑल 91 गॉट A1 ग्रेड। अभी रिजल्ट आया है 5-6 दिन पहले, और उसमें मैक्सिमम जो हैं वो अबव 85%, मतलब 90 बच्चे अबव 85% है। 90 बच्चे अबव 85% हैं। ये अभी रिसेंट रिजल्ट है। और 91 स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्ड पे आगे लेके जाना, क्योंकि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, हम सबको एक साथ बच्चों को लेके चलते एक स्टैंडर्ड पे, चाहे कोई गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, अमीर का। हाँ, अमीर के बच्चे की फ़ी डिफरेंट है, वो 4500 रुपये है, मिडिल क्लास 3000 रुपये फ़ी है, मजदूर के बच्चे की 1500, और जो यतीम बच्चे हैं जिन बेवाओं को हम फ्री घर देते हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, वो फ्री पढ़ते हैं, उनको हम यूनिफॉर्म भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, और भी बहुत कुछ देते हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, क्या आप रियासत मदीना वाली बात से खान साहब की इंस्पायर्ड हो गए, आपने सिस्टम जो है वो पूरा बनाया है? क्योंकि मुझे सुन के ही वही याद आ रहा है सीरियसली। देखिए रियासत मदीना तो इंशाल्लाह ये बनेगा, और यही मेरा ख्वाब था कि मैं एक मॉडल बनाऊं रियासत मदीना का, और इसको 2025 में मुकम्मल होना है, जब इसमें 5000 घर और 25,000 लोग बसेंगे। तो ये एक मॉडल मैं पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहता हूँ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ कि देखें ये पॉसिबल है अगर हम एक बेहतरीन सिस्टम इन्फोर्स करना चाहते हैं। अब ये कैमरे, अब 4 दिन पहले एक किसी के घर से मोबाइल चोरी हुआ, घर के अंदर से, और हमने 1 घंटे में चोर पकड़ लिया। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसे हुआ? मतलब हर जगह तो कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी मूवमेंट्स लोगों की देखी, कौन घर में दाखिल हुआ, कौन निकला, हमने फ़ौरन चोर पकड़ लिया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, और ये कैमरे ये कोई इतना महंगे नहीं हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कराची जैसे बड़े शहर में हम आज तक ये नहीं कर सके। अब वारदातें कितनी बढ़ गई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कौन आया छीन के ले गया। ठीक है, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कम से कम एक सेफ सिटी इस मुल्क में होना चाहिए ना, ताकि अगर कोई तंग आए तो वो किसी ऐसी जगह मूव करना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये एक सिटी बना रहे हैं, सेफ सिटी, जिसके अंदर प्रोस्पेरिटी भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। हम सब कुछ वो देना चाहते हैं जो हम सबका ख्वाब है कि होना चाहिए। सबका ख्वाब है। बात जाकिर साहब वही आती है कि मेन आपका ऑर्गेनाइज्ड एक मॉनिटर्ड सिस्टम होना चाहिए, तो इसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपकी करने की सच्ची नीयत और लगन होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा ख्वाब है जिससे हम सब दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा। इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट का जिसका नाम है बोल प्रेडिक्शंस। और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हमारे इस शो में पेशगोइयां हो रही हैं वैसे वैसे हालात हमें दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे कि खान साहब के बारे में पेशगोई हुई हम देख रहे हैं, मईशत के बारे में जो भी पेशगोई की गई वो हम देख रहे हैं, सामिया खान की पेशगोइयां हो या फिर अजीम जाफरी साहब की क्रिप्टो के हवाले से पेशगोई हो या फिर पॉलिटिशियंस के हवाले से पेशगोई हो, हर चीज़ सामने हमें होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सितारों की चाल से आपको आगाह करेंगे और चलते हैं दी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अपने शो पे। काफी दिन बाद उनसे मुलाकात हुई, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? बस आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं, क्या खबरें हैं? आप खबरें तो आपको पता है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो मौसम की सूरत हाल है पॉलिटिकली वो तो काफी गर्म है और अभी खान साहब कराची आ रहे हैं, जलसा भी कर रहे हैं और एक तरीके से ये इलेक्शन के लिए भी एक कैंपेन चला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से आपको जीतती हुई नजर आ रही है 2 हलकों से? ये बड़ा कठिन सवाल कर दिया आपने। अरे नहीं, बनता सियासत में गर्मा गर्मी, हमारे ठंड शुरू हो गई है और सियासत में मजीद गर्मा गर्मी हो रही है। अच्छा देखें, खान साहब इससे इख्तलाफ नहीं करूंगा कि पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही, ना आएगी, मुझे ऐसा है, ये मैंने आपके पहले भी कहा था। मगर उनका अपना जो स्टार इस वक्त है ना वो बहुत वीक चल रहा है, बल्कि वीक से भी एक लफ्ज कहूंगा डेंजर जोन में एंटर हो चुका है। अच्छा, 30 या 31 अक्टूबर तक तो बहुत एहतियात करनी है। अब मगर माशाल्लाह एक आदमी में इतनी करेज है, हिम्मत है कि वो कहेगा देखी जाएगी जान हथेली पे रख के, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला मदद करता है। मगर कहीं कहीं आपको अगर आपको एडवाइस कर रहा है वो भी देख लेना चाहिए। मगर बहरहाल ये है कि मैं यही बार बार 4 महीनों से पिछले कह रहा हूँ कि खान साहब का ये बड़ा जो है ना क्रूशल इस वक्त अपने टाइम से गुजर रहे हैं। किसी किस्म के रिस्क ना ही ले तो अच्छा है। कोई भी रिस्क उनके लिए सही नहीं, क्योंकि केसेस तो हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, अदालत में तलब भी किया जा रहा है किया जा रहा है उनको, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बाइज्जत उनको जमानत ही मंजूर की जाए। तो अदालत का झुकाव देखा जा रहा है खान साहब की फेवर में। नहीं, वो ऐसा आपको फील होगा कि जैसे मिसाल के तौर पे एक जगह फेवर दे दिया तो एक जगह अटका लिया। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात आप? यानी कहीं ना कहीं सितारा जो है वो उनका गर्दिश में ही रहेगा। साथ अगर एक सितारा गर्दिश में चल रहा है तो उसको फेवर्स थोड़ी मिलेंगी, उसके साथ गेम की जाती है। गेम, आप समझे मेरी बात? सही, मतलब आपके साथ गेम की जाएगी। आप नहीं यार अजीम साहब ने तो मुझे टाइम दिया था, अजीम साहब मोबाइल करके बैठ गए। सही, गेम हो गई ना, ठीक, कमिटमेंट कुछ और ना कुछ, तो ये होता है। मगर ये जरूर है कि एहतियात करके चलें, ठीक है ना, फ्लेयर अप ना हो, गुस्से में एकदम जज्बात में आके जो वो तकरीर करते हैं उसको अवॉइड करें। तो मान सकते हैं, हाँ कंप्रोमाइज भी हो सकता है आपस में जो जहां उनके झगड़े चल रहे हैं। सही। अच्छा जी, नवंबर के हवाले से अगर बात करें तो 5 या 6 नवंबर को मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब मरियम नवाज साहिबा जब वापस आएंगी तो वो नवाज शरीफ साहब को अपने साथ वापस ही लेके आएंगी। आपको क्या लगा, सितारे क्या कहें, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्योंकि मुझे याद है पहले भी आपने इधर प्रेडिक्शन की थी और कहा था कि अब उनका वापसी आना भी अच्छा नहीं है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पहले भी हमारे शो में प्रेडिक्शन की गई है। तो आप सितारे क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी ये कहूंगा कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि आना चाहिए, और बल्कि पैगाम उन तक भी पहुंच चुका है मेरा कि वो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ हैं पहले ही वो फंसे हुए लोग, तो वो मजीद आगे फंसना चाह रहे हैं। तो बस यही है कि थोड़ा बहुत हर एक को गाइडेंस मिलती रहे इन एस्ट्रोलॉजी से तो अच्छा है। मगर मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो आएंगे, अभी बहुत टाइम है। जी, मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो आएंगे। और बल्कि मैं तो मरियम नवाज को भी मशवरा दूंगा कि तकरीबन 15 नवंबर तक केयरफुली चलें। अच्छा, उनका भी कोई ऐसा अच्छा नहीं चल रहा कि समझ रहे हैं, अगर अपोजिशन वालों का अच्छा चल रहा है तो खुद का स्ट्रॉन्ग नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आसमान पे इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन बहुत खराब चल रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा। इवन के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, इवन के आपके गवर्नर्स, इनका सबके अभी इस वक्त खराब चल रहे हैं पोजीशन। तो वजह क्या है? सबको मैं कहूँ सबकी प्लानिटरी पोजीशन इतनी खराब क्यों चल रही है? वो इसकी वजह से चल रही है, मार्स अभी चेंज हुआ है थोड़ा सा, और सैटर्न उल्टा चल रहा है, जुपिटर उल्टा चल रहा है,
ठीक है ना, वीनस डेबिलेशन में है, सन डेबिलेशन में जा रहा है, तो चीजें कहाँ से फेवरेबल उसमें होंगी, फेवर देंगी वो आपको, ठीक है ना। वो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलता। यही तो होता है, बंदा, आपने देखा कभी सुना है कि फलां बंदा जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, उसको रोक लिया, वो सारा क्लियर करा के जा रहा होता तो एंड टाइम पे पता चलता ओए मुझे तो ECL में मेरा नाम डाला हुआ है। ये भी जो स्टार्स होते हैं ये भी ECL में नाम डाल देते हैं अपने, तो बंदा बिल्कुल बेफिक्र होके फिर हाँ मुझे तो कोई रोक नहीं सकेगा और मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बाद में पता चलता है ये गेम क्या हो गई। तो ये इल्म जो है इससे है ही सिर्फ कि आप इससे मुस्तफीद हों, आप एक नॉलेज गाइडेंस ले लें अपनी। अच्छा अजीम साहब ये बताइए कि क्रिप्टो के सितारे क्या कह रहे हैं आजकल, क्योंकि जब आप आते हैं मुझे क्रिप्टो जरूर याद आता है। माशाल्लाह बड़ा बम जा रहा है। अच्छा। और मुझे तो लग रहा है हाँ आज भी ऊपर जाएगा और अच्छा जो पोजीशन आएगी ना वो 18th ऑनवर्ड्स आएगी, 18th अक्टूबर ऑनवर्ड्स, देन 24th अक्टूबर। सही, क्योंकि 18 को ठीक होगा, बेशक के वो गुरूब होगा मगर एटलीस्ट डेंजर जोन से निकल जाए। और उधर क्या कहते हैं जुपिटर ठीक होगा 23rd की रात को, तो 24th ही आप एज्यूम करें, तो वो ठीक होगा, तो उससे बेहतरी और आएगी। ये जो बीच में बहुत ज्यादा एक स्लो और रेड उस पर चला ना वो अपने माइनस में, वो अब इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। आज भी मुझे बहुत उम्मीद है तो कल भी बहुत अच्छा जा सकता है। सही, अच्छी बात है, यानी कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में वो 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आज का भी बेहतर है लेकिन 24 अक्टूबर काफ़ी मजीद बेहतरी आएगी। सही। अच्छा जाफर साहब ये बताइएगा कि अब नॉर्मल सितारों की अगर हम बात कर लें, जैसे कि लियो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, टॉरस हो गया, इनके अहवाल क्या चल रहे हैं फिलहाल, प्लैनेटरी पोजीशंस क्या हैं इनकी? देखें अगर हम एरीज की बात करें तो वो कोई बहुत एक काम करना चाह रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी उनको फट है, अपोजिशन है उनके खिलाफ, ठीक है ना, एरीज वाले या जिनका नाम ए से शुरू होता है। टॉरस वाले उनका अब ठीक है, उनका अब ठीक हो गया, मगर अभी ज्यादा अच्छा जो होगा 18th ऑनवर्ड्स होगा। जेमिनाई वाले वो अच्छा है, गाड़ी वगैरह तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर वालों का अच्छा है मगर उनकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, और बाइक वगैरह अगर कोई ऐसा काम करें जिसमें पैरों की चोट का ख्याल करें, बाइक चला रहे हैं तो बड़े ध्यान से चलाएं, ठीक है। उसके बाद लियो वालों का 15 अक्टूबर से 15 नवंबर थोड़ा केयरफुल होगा, उसमें कोई वो स्टेप लेंगे वो बैकफायर हो जाएगा। आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज ले ली, वो गलत निकली या उसमें लॉस हो गया, तो ये एक महीना उनके लिए केयरफुल होगा। विर्गो वालों का बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि 18 ऑनवर्ड्स तो इनकी फाइनेंशियल गेन्स का टाइम स्टार्ट होने जा रहा है विर्गो के लिए। उसके बाद लिब्रा है, लिब्रा का खुद अपने अभी जो है खर्चे, ओवर एक्सपेंडिचर्स, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े, हिडन एनिमीज, काम में रुकावट, वो 18 से सही होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्कॉर्पियो वालों का बहुत मोहताद है, ये दिन बार बार कह रहा हूँ कि बहुत मोहताद रहना है उनको नेक्स्ट 15 डेज। सेक्रेटेरियस वालों का 24 ऑनवर्ड्स ठीक हो रहा है, 24 तारीख से उनका अच्छा हो जाएगा, तो जो इनका 3-4 महीने से ब्रेकें लगी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू होंगी। कैप्रिकॉर्न का उनका 24 नवंबर से ठीक होगा, मगर अभी भी जब ये 18 और 24 चेंज आएगा तो उनके भी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। इक्वेरियस वालों का भी ऐसा ही है, सेम बेहतर होगा। और मुझे लग रहा है आज यानी कि उनको क्रिप्टो में या जमीन में या किसी किस्म का कोई बहुत अच्छा फायदा होने जा रहा है इक्वेरियस वालों को। सही। उसके बाद पाइसिस बारी है, पाइसिस का वही 24 तारीख बहुत नजदीक आखिरी, ठीक है ना, तो अब अल्लाह का शुक्र उनका वैसे ही ठीक होने जा रहा है, ट्रैवल आ रहा है उनका कहीं, और शादी वादी भी शाम चले, यानी कि पाइसेस के लिए 24 ऑनवर्ड जो है फायदे अच्छे होते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें अपडेट किया तमाम सूरत हाल से सितारों की। खैर अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त होता है खत्म, फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन हैप्पी वीकेंड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।